नमस्कार मित्रों, मैं सुशील आप सबका कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। जियोग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड जियोग्राफी का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है 2 दिन पहले। आज हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देखे कि मानव के मस्तिष्क का में जो संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा था वही ब्रह्मांड था। फिर एक ब्रह्मांड में किस तरीके से तारे का जन्म होता है, किस तरीके से तारा युवा होता है और किस तरीके से तारा वृद्धावस्था में जाता है और अंत में तारे की मृत्यु हो जाती है। उसी तारों में से एक तारा था हमारा सूर्य, जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी लगातार चक्कर लगा रही है। तो आज हम सूर्य से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सौरमंडल। सौरमंडल का मतलब है सौर, सूर्य, मंडल, चारों ओर, सूर्य के चारों ओर का क्षेत्र, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को सौरमंडल कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य का अपना एक परिवार है। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर और भी तमाम चीज़ें हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। इन सब से मिलकर सूर्य का अपना एक परिवार बना। सूर्य का एक परिवार बना और सूर्य के इस परिवार को ही सौर परिवार कहते हैं। रोमन कहानियों में सोल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सूर्य देवता के लिए प्रयोग किया गया है। उसी सोल से सोलर सिस्टम, सोलर बना है और इसी को सौर परिवार कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो सौर शब्द का मतलब ही होता है सूर्य। तो सोल जो रोमन कहानियों में सूर्य देवता के लिए प्रयुक्त होता था। आगे आते हैं, जो मुख्य है इन सब का, जो मुखिया है सौर परिवार का, वह है सूर्य। और सूर्य ही सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो सूर्य की क्यों ना हम विस्तृत जानकारी लें। तो सूर्य जो है, सौर परिवार जो परिवार होता है उनके बीच में होता है, केंद्र में होता है। इस जिस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में विभाजित है, क्रस्ट है, मैंटल है, क्रोड है। सबसे बाहरी परत को, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, दूसरी परत को मैंटल कहते हैं और सबसे बीच वाली परत को क्रोड कहते हैं। इसी को सियाल, सीमे, नीफे कहा जाता है। उसी प्रकार से सूर्य की भी 3 परतें हैं। कोर है, कोर के बाहर रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव जोन के बाद कन्वेक्टिव जोन है। कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। अब हम इन सब को एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये सूर्य का कोर है, कोर जिसे कहते हैं। ये इसकी दूसरी परत है रेडिएटिव जोन और ये यहाँ तक तीसरी परत है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ लिखा हुआ है कोर, भीतरी परत को कोर कहते हैं, ये दूसरी परत को रेडिएटिव जोन कहते हैं और तीसरी परत को कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह इसी कोर के अंदर होता है मुख्य रूप से, जब सूर्य यंग स्टेज में होता है। सूर्य की बाहर की जो पूरी सतह होती है, ऊपरी जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे गेंद का ऊपरी जो ढांचा होता है, वो सूर्य का फोटोस्फीयर कहलाता है। फोटोस्फीयर जो सूर्य की सतह होती है ऊपरी, ये जो पूरा भाग है ऊपर का पूरा ऊपरी सतह, ये फोटोस्फीयर है। तो ये ऊपरी सतह फोटोस्फीयर होता है। और सूर्य के चारों, जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना वायुमंडल है कुछ दूरी तक, उसी तरह से सूर्य के भी कुछ दूरी तक सूर्य का अपना वायुमंडल है। इस वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड क्रोमोस्फीयर। जो सूर्य का जो वातावरण होता है, सूर्य का जो बाहरी वायुमंडल होता है, उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इतनी बातें हैं। और सूर्य के चारों ओर रिंग के आकार की ये जो दिख रहा है, ये जो चमक दिख रही है, ये कोरोना कहलाती है, इसे कोरोना कहते हैं। तो अब हम इसकी क्रियाओं के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से सूर्य में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो सबसे पहली बात हम आ जाते हैं कोर पर। कोर में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है
या लगातार हीलियम में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। दो या दो से अधिक हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर जुड़कर हीलियम में बदल रहे हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहा जाता है। और सूर्य में यह अभिक्रिया अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, अपार मात्रा में हो रही है लगातार। तो जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है इस कोर से। और यही ऊर्जा रेडिएटिव जोन से होते हुए कन्वेक्टिव जोन तक पहुंचती है। रेडिएटिव जोन से होते हुए कन्वेक्टिव जोन तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सूर्य के कोर में ये जो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम हो रहा है, फिर ऊर्जा निकल रही है। जब ये कन्वेक्टिव जोन तक पहुंचती है तो ये जो ऊपर की जो परत है सूर्य की, ये है फोटोस्फीयर, ये है फोटोस्फीयर। अब यहाँ से ये सौर ज्वाला के रूप में, ये सतह से सौर ज्वाला के रूप में, फ्लेयर सौर ज्वाला के रूप में ये बाहर निकलती हैं। इस सौर ज्वाला में गैस होता है और ऊर्जा होती है। अब ये कहाँ तक जाती है? क्रोमोस्फीयर तक। ये जो सूर्य के बाहर का एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फीयर, ये जो सूर्य के बाहर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, यहाँ से ये जो ऊर्जा है, ये सौर ज्वाला है, यहाँ पहुँचती हैं इस सतह से निकलकर, सूर्य की सतह से निकलकर। अब इस सौर ज्वाला में ऊर्जा और गैस है, तो ऊर्जा क्या होती है, इस वातावरण को, सूर्य के वातावरण को पार कर बाहर निकल जाती है, जो ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि पिंडों के पास पहुंचती है। लेकिन जो गैस होती है वो फिर से सूर्य की सतह पर यानी फोटोस्फीयर पर आ जाती है। तो जहाँ से ये सौर ज्वालाएँ, सूर्य के जिस स्थान से सौर ज्वालाएँ निकली होती हैं, वहाँ पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। इन काले काले धब्बों को, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से सौर ज्वाला निकली हुई है, तो इस तरह से यहाँ पर काले धब्बे बन जाते हैं। सन स्पॉट कहा जाता है या सौर कलंक इसे कहते हैं। इन काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है, सन स्पॉट। ये जो दिख रहा है सौर ज्वाला निकली, तो अब इन काले धब्बों का तापमान बाकी जगहों, इन जगहों के तापमान से कम होता है। सौर कलंक, ये जो सौर कलंक जो काले धब्बे बने, इनका तापमान कम हो जाता है, इसलिए इनको कूलर पैच भी कहते हैं। कूलर पैच के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कोरोना मैं बता चुका हूँ। ये जो बाहरी रिंग दिख रहा है, रिंग के आकार का चमकता हुआ बाहर का, सूर्य के सतह के जस्ट बाहर, इसी को कोरोना कहते हैं। और इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। इसमें ये फिगर छोटा हो गया। यहाँ पर देखा जाए, ये सूर्य की सतह से सौर ज्वालाएँ निकल रही हैं। जब सौर ज्वालाएँ सूर्य की सतह से निकलती हैं तो ये इसके एटमॉस्फेयर में जाती हैं। यहाँ गई क्रोमोस्फीयर में, ये क्रोमोस्फीयर है। यहाँ से ऊर्जा तो बाहर चली गई अंतरिक्ष में, लेकिन जो गैस है फिर वह नीचे की ओर लौटेगी। गैस फिर सूर्य की ओर आती है। जिस स्थान से ये सौर ज्वालाएँ निकली रहती है, उसी स्थान पे गैस वापस आती है और वहाँ पर इस तरह से काले काले धब्बे बन जाते हैं। ये थोड़ा विस्तृत देखते हैं। काले काले धब्बे, इन काले धब्बों को ही सन स्पॉट या कूलर पैच या सौर कलंक कहा जाता है। ये सौर कलंक बनता है, बिगड़ता है, टाइम लगता है, समय लगता है। एक सौर कलंक के बनने बिगड़ने में 11 वर्ष का समय लगता है। एक सौर कलंक के बनने बिगड़ने में 11 वर्ष का समय लगता है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए, इसमें एक बात और समझाना है कि यहाँ पर जो ये इसका
एटमॉस्फेयर है क्रोमोस्फेयर। जब यहाँ पर सौर ज्वाला ये सौर ज्वाला निकल कर जब यहाँ पहुँच आई, यह तो ऊर्जा तो चली गई बाहर, गैस चली आई सूर्य की ओर, तो ये जगह तो खाली हो गया। इस खाली जगह में एक चमक उत्पन्न होती है, इसी चमक को कोरोना कहते हैं। ये जो उत्पन्न हो रहा है ये वही है, ये जो इसी को कोरोना कहा जाता है। ये जो चमक रिंग के आकार का पूरा बन जाता है पूरे सूर्य के चारों ओर, इसी को कोरोना कहा जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को समझ गए तो इसमें देख भी लेते हैं। सूर्य के जो कोर का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन संलयित होता है, हीलियम में बदल जाता है, ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा सतह तक आती है, सौर ज्वाला के रूप में बाहर निकल जाती है। सूर्य से निकली जो सौर ज्वाला होती है इसमें ऊर्जा होता है, गैस होता है। ये सूर्य के वायुमंडल में पहुंचती हैं जहां क्रोमोस्फीयर होता है। ऊर्जा तो अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन गैस वापस सूर्य की सतह पर लौट आती है। वहाँ एक धब्बा बन जाता है जिसे सौर कलंक कहते हैं। कोरोना क्या होता है? क्रोमोस्फीयर से जब गैस और ऊर्जा अलग होती है तो वहाँ खाली स्थान बन जाता है, मैंने बताया, और एक चमक उत्पन्न होती है जिसे कोरोना कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है। सूर्य से सौर ज्वाला है, सूर्य ये पृथ्वी का वायुमंडल है ये वाला। ये पृथ्वी के वायुमंडल में ज्वाला आ गई तो वायु के कण जो यहाँ पर हैं, जो वायु के कण है, वायु के कणों के संपर्क में आने पर इसमें रंगीन प्रकाश, सौर ज्वाला में एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। ये रंगीन प्रकाश हमको पृथ्वीवासियों को दिखाई देता है। तो देखिए इसके अलग अलग नाम हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है तो उसी के नाम से याद कर सकते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव की ओर इसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर दौड़ाएं तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन इसको औसत में 15 करोड़ किलोमीटर मान लिया गया है। सूर्य पृथ्वी से इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर सूर्य को बीच से खोखला कर दिया जाए तो सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा जाएंगी। सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी जैसे पिंड समा जाएंगे, यानी कि सूर्य का आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। ये जो समय लगेगा यहाँ तक का 15 करोड़ किलोमीटर चलने का, ये जो समय होता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या इसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ये वायु की मैं बात कर रहा हूँ या निर्वात की बात कर रहा हूँ। निर्वात जहाँ वायु भी ना पाया जाए, बिल्कुल खाली हो, वायु भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष, जब सूर्य से चला होगा तो वायु नहीं मिला होगा तो निर्वात रहा होगा, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल इतना होता है। वायु के बाद मान लीजिए सूर्य के प्रकाश जल में गए, जल से सूर्य का प्रकाश कांच में गया, कांच से सूर्य का प्रकाश मान लो तो डायमंड में गया, हीरा में गया। तो ये देखिए ये जो माध्यम है ये घना होता जा रहा है। वायु से जल, जल से कांच, कांच से हीरा। तो लगातार प्रकाश की चाल कम होती जाती है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे जैसे प्रकाश सघन माध्यम में जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाती है। आगे हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो होता क्या है कि
तमाम आकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं तारों से बनी हुई। कभी हम कहते हैं, बचपन में हम लोग कहते थे वो देखो शेर बना है, वो देखो धनुष बना है, ऐसे दिखाते थे। लेकिन ये है क्या जो इस तरह की आकृतियाँ बनती दिखाई देती हैं तारों द्वारा आसमान में, इनको कहा जाता है नक्षत्र मंडल। इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। कुछ नक्षत्र मंडल के नाम यहाँ दिए गए हैं: अर्सा मेजर, स्मॉल वियर, सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल को एनसीईआरटी में बताया गया है कि यह अर्सा मेजर का ही भाग होता है। सप्तर्षि मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। सप्तर्षि 7 ऋषियों का मंडल। कहाँ है 7 ऋषि? 5 तारे ये हैं, 2 तारे ये हैं। इन 5 2 7 7 तारों को ही 7 ऋषि बोला गया है, इसलिए इस मंडल को, ये जो मंडली बैठी हुई, इसको सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। ये 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। जब इसकी सीध में जैसे ये लड़की देख रही है ऊपर की ओर, तो ये इसके सामने बिल्कुल आगे की ओर एक का बहुत ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह उत्तर दिशा की बात की जा रही है। तो उत्तर दिशा में आप इस तरह से इसे 2 तारों की सीध में देखेंगे तो एक चमकीला तारा आपको दिखाई देगा, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। और ये 2 तारे इधर दिखाई दे रहे हैं, एक इधर दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में लोग दिशाओं का ज्ञान करने के लिए ध्रुव तारे का सहारा लेते थे, और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता। अगर रात में आप उठ के देख रहे हैं कि कहीं एक जगह पर आपको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, तो वह हमेशा उसी जगह पर रहेगा। हो सकता है आप 4 घंटे बाद देखें तो ये 2 तारे इधर से इधर हो गए हों, लेकिन वो ध्रुव तारा उसी एक पॉइंट पे चमकता दिखाई देगा जहाँ पर आप देखे रहेंगे। हमारे सौरमंडल में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। तो ये जो तारों की आकृतियाँ होती हैं, इन्हीं को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये था हमारा सूर्य की आकृति तथा उसके जो क्रियाएं होती हैं ऊर्जा उत्पन्न करने की, उसके बारे में एक छोटा सा प्रयास। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। अगला वीडियो जल्द ही हम लेकर आएंगे। ग्रह तथा उनकी विभिन्न जानकारियों को हम उस वीडियो में साझा करेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंपटीशन फाइटर आपके लिए जल्द ही नया वीडियो लेकर आएगा।